के लिए आपको 170 चाहिए, 170 सीट चाहिए, तब जाके बहुमत आएगा। तो 170 सीट के लिए यहाँ अलग अलग पार्टी हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है उनकी लिबरल पार्टी 156 सीट है, तो 156 सीट पे ये सरकार नहीं बना सकते, 170 सीटों की जरूरत होती है। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास 118 है, तो दोनों लोगों के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए इन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ती है। अब ब्लॉक पार्टी के पास 32 सीट है और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 24 सीट है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये खालिस्तानी सपोर्टेड पार्टी है, यहाँ पर से इनकी सरकार चल रही थी। जब इनका गठबंधन था तो इनके पास न्यू डेवलपमेंट पार्टी से, जब गठबंधन डेमोक्रेटिक पार्टी से था, तो इनके पास 180 सीटें थी गठबंधन की वजह से। तो 170 चाहिए, 156 इनका, 24 इनका, तो 180 हो जाता था। लेकिन अभी इनसे गठबंधन टूट गया, तो इन्हें मजबूरी में ब्लॉक से गठबंधन करना पड़ा। तो जब ब्लॉक पार्टी से किए तो 188 हो गया, यानी अभी तो जैसे तैसे इन्होंने सरकार बचा लिया जस्टिन ट्रूडो ने। लेकिन जब इलेक्शन है अगले साल, तो इलेक्शन में देखा जाएगा कि ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। लेकिन लोग ये ना सोचे कि सरकार बदल जाएगी और लिबरल पार्टी की जगह कंजर्वेटिव पार्टी आ जाएगी तो इन लोगों की चीजें चेंज हो जाएगी। ऐसा चेंज नहीं होगा। ये लोग हमेशा से दूसरे हर देशों को, जैसे वो चाइना को बढ़ा रहा है, चाइना के बदले में इंडिया को तैयार कर रहा है। एक समय था इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को तैयार कर रहा था, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ट्रूडो के नहीं रहने से ये जो बदतमीजी हो रही है, तो ये बदतमीजी सुधर जाएगी यहाँ पर। क्योंकि ना कुछ चीजें जब ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो जस्टिन ट्रूडो अगर नहीं रहते हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। अब भारत को इसके जवाब के लिए ब्रिक्स देशों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में वही देश हैं जो कनाडा और अमेरिका की आंख में खटकते हैं। इंडिया है, चाइना है, रसिया है, ये मेन कंट्रोलिंग पावर है यहाँ पर ब्रिक्स देशों में। और यहाँ पर G7 देखेंगे तो G7 की मीटिंग कनाडा में होने वाली है। ऑब्वियस बात है कि भारत कनाडा में G7 की मीटिंग लेने नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो शर्म की बात है भाई। क्या जरूरत है जाने की? आपने राजदूत वापस बुला लिया और बदतमीजी से बतिया रहा है, क्या जरूरत है वहां पे? और G7 के बदले हमें ब्रिक्स को इतना हाइप देना चाहिए, इतना हाइप कि G7 ऑटोमेटिक कमजोर होने लगे। इससे अमेरिका को दिक्कत होगा, क्योंकि G7 7 शक्तिशाली देशों का समूह है जिसका लीड कर रहा है अमेरिका, लेकिन ये पतन के कगार पे है। और ये जो ब्रिक्स है ये उभरते हुए शक्तिशाली देशों का समूह है, इसको लीड कर रहे हैं सब तीनों देश, इंडिया, चाइना और रसिया। यहाँ पर तो ब्रिक्स जाएगा तो G7 की वैल्यू घटेगी। अभी दोनों बराबरी पे चल रहे हैं सर, लगभग, लेकिन G7 अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है, तो ब्रिक्स को देखेंगे तो ये अपने अपवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो अमेरिका, ब्रिटेन ये प्रेशर लगाएंगे किस चीज के ऊपर? कनाडा के ऊपर। रीजन क्या है कि अगर कनाडा को ज्यादा छूट दिया जाएगा तो इंडिया, चाइना, रसिया और ये ईरान ये आपस में ज्यादा करीब आएंगे, जिससे कि अमेरिका को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगा। यूक्रेन की लड़ाई वगैरह में भी, हालांकि यूक्रेन की लड़ाई कुछ दिन की मेहमान है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, यूक्रेन को दी जाने वाली सारी मदद की राशि को वापस ले लेंगे, उधर रसिया उनका बैंड बजा देगा। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद इजराइल को भी खुली छूट मिल जाएगी। उसके बाद गाजा पे हमला तो हो ही चुका है, अब लेबनान पे भी हो जाएगा और हो सके तो ईरान पे भी हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ओपनली कह चुके हैं इजराइल से कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर अटैक किया जाए। ये वाला चीज आप समझ गए होंगे।